हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे कि जाके 10 दुश्मन नहीं और मित्र नहीं 50, और वाकी जननी यूं कहे व्रथा रख्यो 9 मास। राजनीतिक पार्टी के सिंबल, जाति की राजनीति और मजहबी भाषणों के बल पर राजनीति करने वालों के लिए पंडित श्याम सुंदर शर्मा एक सबक हैं और नई पीढ़ी के लिए राजनीति का पूरा अध्याय। हार के लिए सत्ता विरोधी लहर का बहाना बनाने वालों के लिए भी पंडित श्याम सुंदर शर्मा की राजनीति आईना दिखाती है। न्यूज़ के खास कार्यक्रम शख्सियत में इस बार हम राजनीति के इसी चाणक्य से रूबरू होंगे। पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित लोकमणि शर्मा जी के एक साधारण परिवार में जन्म लिया और शिक्षा प्राप्त करते करते ही राजनीति में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। पिता भी विधायक रहे, ऐसे में जनता से सीधे जुड़ने की कला उन्हें विरासत में मिली है। 1980 से 1985 तक उनके पिता लोकमणि शर्मा विधायक रहे। छात्र राजनीति में अपनी धाक जमाने के बाद पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। पंडित श्याम सुंदर शर्मा 1989 में माठ विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। माठ में राजनीति के बड़े नाम भी इनके सामने घुटने टेक गए। पंडित श्याम सुंदर शर्मा के मंत्र जनता ही मेरा दल और जनता ही मेरा बल के आगे सिंबल, जाति और मजहब की राजनीति माठ में परवान नहीं चढ़ सकी। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री पद पर रहते हुए मथुरा में उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा किए। पंडित श्याम सुंदर शर्मा की आंखों में संसद पहुंचने का ख्वाब भी पल रहा है, जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में हम आपको इस बार माठ के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा से रूबरू करा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। और हम मुलाकात करा रहे हैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें राजनीति के चाणक्य के रूप में जाना जाता है, जो लगातार 8 बार विधायक रहे हैं और जनता की सेवा के रूप में जनता के बीचों बीच बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी की। और सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। कैसे ये सफर रहा और कैसे शुरुआत हुई यहाँ तक की? पहले तो आप इसका हेडलाइंस जो है शख्सियत जी। मैं कोई शख्सियत नहीं, और अमूमन हम लोगों को लोग कभी कभी हमारे मित्र दोस्त साथी मंत्री शब्द का उच्चारण कर देते हैं। और आई हैड डिक्लेयर्ड ओपनली कि मंत्री मैं न कभी था, न कभी हूं, न कभी बनने की तमन्ना है। प्रभु से प्रार्थना जरूर करते हैं हम लोग, जो है हे ठाकुर इतना संबल शक्ति दे दे हमें कि हम मंत्री कभी न बने, लेकिन संतरी बन करके जनता की सेवा जरूर करते रहे। इसलिए मैं शख्सियत कभी भी नहीं हूं। हमने बहुत सामान्य मां की कोख से जन्म लिया, न गरीब एकदम न अमीर। और सामान्य मां की कोख से जन्म लेने के बाद दूर दराज देहात, मेरे फादर, मेरे पूज्य पिताजी वो पॉलिटिकल सप्लाई एक बार नहीं अनेकों बार स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जेल गए। प्रेरणा का स्रोत अगर कोई था पॉलिटिक्स के लिए तो हमारे पूज्य पिताजी थे। उन्होंने हमसे कम संघर्ष नहीं किया, कुछ ज्यादा ही किया होगा। धन्ना सेठों से, बड़े लोगों से, जो पावरफुल लोग थे, जो धनबल वाले थे, बाहुबल वाले थे, वाणी बल वाले थे, उन सबसे संघर्ष किया। तो ऐसी बाकी से हमने सानिध्य में अपनी राजनीतिक यात्रा का शुभारंभ हमने किया। तो करते करते तो जन्म से जो बीज थे वो हमें स्टूडेंट लाइफ में ही पनप गए थे। और यही कारण है कि स्टूडेंट लाइफ में हमने महाविद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में, जहां जहां भी हमने कदम रखे,
वो सफलता हमको मिलती चली गई और सफलता इस हद तक मिली कि उस संघर्ष के रास्ते पर चल करके हमने उस रथ पर सवारी की। हमने मथुरा जिले के टोटल स्टूडेंट्सों को एक सूत्र में पिरोया और बांधा हमने। एक बार सरदार सिंह जी की मारपीट हो गई थी तो मैं इतना संघर्ष किया, वो मेरे प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो उस यात्रा में हमको एक बड़े अधिकारी को कोतवाली के अंदर चूड़ी पहनानी पड़ गई। पहनाते पहनाते हमने जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उस सबको एक सूत्र में बांध करके हमने पूरे साथ एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। तब से वहां हम और स्पीड अप हुए पॉलिटिक्स में। फिर हम कांग्रेस से जुड़े क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी भी कांग्रेस में ही थे और उसमें चलते चलते हम यात्रा आगे बढ़ती चली गई। यूथ कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट स्टेट पर हमने काम करने का मौका मिला और उस काम करते करते हम लोगों ने मकसद बहुत साफ था, टारगेट बहुत साफ था, लक्ष्य बहुत साफ था। हमने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मकसद यही रखा कि संप्रभुता और दूर दराज जिले में रचना, निर्माण, विकास, ये हमारी प्रतिबद्धता और वचनबद्धता की मोहर हमने उस पर लगाई। तो बढ़ते चले गए, हमारे पूज्य पिताजी एमएलए बन गए, हम और इंकरेज हुए। ये एक के बाद एक स्टेप बढ़ता चला गया और बढ़ने के बाद में हम यहां तक पहुंच गए कि अब कुछ करना होगा और उस करने की दृष्टि से हमने कदम पर कदम बढ़ाते चले गए। लोगों का आशीर्वाद हमें बराबर मिलता चला गया। उसी क्षण कांग्रेस से फिर हम एमएलए स्वयं बन गए और एमएलए बनने के बाद में कांग्रेस में एक पड़ाव ऐसा आया कि उस सोनिया गांधी जी के खिलाफ नरसिंह राव चली गई। हम उनके भक्त थे। तो डिसीजन हैज बीन टेकन बाय दी ऑनरेबल अर्जुन सिंह एंड नारायण दत्त तिवारी जी। उनके प्रेरणा के साथ हमने उस जिहाद में हम एकदम कूद पड़े। हाँ, हालांकि उस समय इतने नालायक नहीं थे, लेकिन नालायक भी नहीं थे। उस जिहाद में जब कूदे तो मुक्त कंठ से हमने सपोर्ट किया नारायण दत्त जी को और अर्जुन सिंह जी को। अल्टीमेटली लेटर सुनर उसमें एक तिवारी कांग्रेस बन गई। अब तिवारी कांग्रेस बनी तो हमने चुनाव लड़ लिए तिवारी कांग्रेस से। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 लोग केवल चुनाव जीते। उन 4 में से मैं एक सौभाग्यशाली था। उसके लिए हम मांड क्षेत्र की जनता को जितना नमन करें, जितना अभिनंदन करें और जितना वंदन करें वो सब कम है। और उसे करते हुए हम जनता से आशीर्वाद लेने में कामयाब हो गए। एक घटनाक्रम ये भी आया बीच में कि मुलायम सिंह को सपोर्ट करना पड़ गया कांग्रेस वालों को। तो राजीव गांधी जिंदा भी थे उस समय। वी वर 96 एमएलए इन यूपी, 96 एमएलए थे यूपी में। तो 96 एमएलए के होते हुए दिल्ली के सारे नेता ने निर्णय लिया कि हम विश्वनाथ को तो उन्होंने हटा दिया और मीनवाइल उन्होंने मुलायम सिंह को सपोर्ट करने कर दिया। 96 एमएलए में से कोई आदमी वोकल नहीं बना, कोई सिंगल भी, कि मुलायम सिंह का कोई विरोध कर सके।
अंदर अंदर सब विरोध कर रहे थे। तो मैंने आज्ञा मांगी, अर्जुन सिंह भी थे, तिवारी जी भी थे, सब थे, जितने भी उनकी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट था कांग्रेस पार्टी का, सब था। हमने कहा साहब एक प्रश्न हम कर सकते हैं? बोला करिए। एक केस के 2 मुलजिम हैं, एक को आपने फांसी की सजा दे दी है, तो एक को इनाम किस बात का दे रहे हैं? जिस जुल्म अत्याचार का पौधा बाबू विश्वनाथ ने बोया है और सींचने का काम मुलायम सिंह जी ने किया है, तो उसको फांसी दे रहे, इसको इनाम दे रहे हैं। फिर भी आग्रह हमारा यह है कि अभी समर्थन में 7-8 दिन बाकी, 13 तारीख थी, 22 का समर्थन होना था। कोई कांग्रेस का तीरंदाज नेता अपने क्षेत्र में घूमने के बाद मात्र भर बिना पिटे वापस आ जाए तो इसके समर्थन के नाम पर विचार करेगा कोई भी। और कोई पॉलिटिकल कंपल्सन्स आपके हैं और उस पॉलिटिकल कंपल्सन्स के तहत इसको सपोर्ट करना जरूरी है, तो हमने कहा धर्मपत्नी को बना दो, बेटे को बना दो, भाई को बना दो, मत बनाओ बनाई चीज। और देवर फर्म, कांग्रेस पार्टी फर्म थी, हम बनाएंगे इनको। मैंने कहा हमारे विचारों का अगर मूल्य समझते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में, प्रजातंत्र में, जनतंत्र में, जमहूरियत में, तो फिर विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। और हमारे विचारों का अगर कोई मूल्य नहीं है और पार्टी को आपने फर्म बना दिया है, इंस्टीट्यूशन बना दिया है, तो फिर आप ये समझ लीजिए फर्म के अध्यक्ष राजीव गांधी जी हैं, आप लोग मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर, तो हम नौकर हैं। तो हमें यदि नौकरी करनी होगी तो हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। मेरे बात प्रेमवती तिवारी थी, वहां की एमएलए, बड़ी फूट फूट की रोई इसके बाद वो, बट देवर फर्म। उसके बाद इतना माहौल यहाँ बीजेपी का खड़ा हो गया। आई हैव सबमिटेड डिसीजन, मेरे अंदर अंतरात्मा से मैंने आई हैव सबमिटेड माई रेजिग्नेशन टू द स्पीकर, मैं इस्तीफा दे दिया। हमारे यहाँ आई थी रितंबरा जी गई और उमा भारती गई और दिन कौन कौन गई, लोग बड़ा पैर पूछते थे, उस जमीन पर जहाँ रहते थे उसको पैर पूछते थे, लोग माथा टेकते थे। हम देखा यार बड़ा खराब माहौल है। हम उसके बाद हमने पूरा क्षेत्र के लोग इकट्ठे किए और इकट्ठा करने के बाद में हम निर्णय कर दिए उसी समय वो इस्तीफा। मैंने कहा देखो हमें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, उसका एहसान चुकाया हमने, आपने हमें वोट दिया था, हमने इस्तीफा दे दिया। लोग खुश हो गए, ताली पीट दी और उसी पर उसके बाद डिवीजन हुआ। डिवीजन के बाद हम तिवारी कांग्रेस से लड़े, हम जीत गए। उसके बाद तिवारी जी ने कोशिश की कि हम लोग चले जाएं कांग्रेस के अंदर। हम कहे नहीं, हम मुड़ के नहीं जाएंगे तिवारी जी, भगवान की कृपा हुई कि आवश्यकता पड़ी हमारी, तो हम लोग मंत्री बन गए। तो शिक्षा मंत्री बनने के बाद हमारे मन में जगी बात, हे मथुरा के नौजवान भाई और बहनों, हम वो करिश्मा करेंगे। हमने वेद व्रत की प्रतिज्ञा की। वेद व्रत मीन्स विश्वामित्र, जो भीष्म पितामह की, वेद व्रत मीन्स भीष्म पितामह। हमने प्रतिज्ञा की हम वो काम करेंगे कि मथुरा का कोई नौजवान भाई और बहन मथुरा से बाहर पढ़ने नहीं जाएगा, बल्कि बाहर के लोग यहां पढ़ने आए। प्रभु की कृपा हुई, उस मिशन, उस टारगेट, उस लक्ष्य, उस गोल में हम सफल हो गए। और आई एम प्राउड ऑफ द मथुरा डिस्ट्रिक्ट, घमंड करता हूं, मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से, मुक्त नाभि से इतना लोगों ने आशीर्वाद दिया कि मैं कह सकता हूं कि मथुरा में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं दैट इज ओपन्ड बाय अस, मेरे हस्ताक्षर के लिए। तो कभी भी गर्व की अनुभूति भी होती है
सारे इंस्टीट्यूशंस, उनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं मेरा उस यज्ञ में आहुति है। लेकिन जब आपने राजनीति की शुरुआत की, छात्र राजनीति से लेकर यहाँ तक, तो वो समय कैसा था राजनीति का, और वर्तमान राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से राजनीतिक माहौल अब निकल कर आया है? देखिए, एंटायर सिस्टम इज गोइंग टू बी चेंज। संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन में जन्म भी लिया है, और उस समय ज्यादातर लोग कथनी और करनी में किसी की में अंतर नहीं होता था। वंस आई हैव सपोर्टेड टू यू तो करते थे। आज तो ये पता नहीं है किसी का। कभी कभी हम पॉलिटिकल लोगों से ये बात पूछते हैं कि भाई तुम लोग ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ये सब चीजें में कहोगे वही नहीं करोगे, तो कहीं पॉलिटिकल साइंस में कहीं ये लिखा है क्या कि द पॉलिटिकल कमिटमेंट इज नो कमिटमेंट? हमने बड़े विद्वान पॉलिटिकल साइंस के लोगों से पूछा, सब कहते हैं ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। तो मैंने ये पॉलिटिकल सेगमेंट में ऐसा ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फिर क्यों होता है? फिर करते हो। तो क्या ये कारण मानते हैं आपके, जिस तरीके से राजनीति में विचारधारा बदली है, परिवेश बदला है, तो युवा पीढ़ी जिस तरीके से देखने को मिला कि काफ़ी अब दूर नज़र आ रही है, या फिर उनकी सोच में एक बदलाव आया है राजनीति को लेकर, तो किस ओर जा रही है राजनीति और युवा किस ओर बढ़ रहे हैं राजनीति को लेकर? देखो, युवा का तो और बुरा हाल होगा। बुरा हाल इन दिस सेंस कि प्राइवेट सेगमेंट में शिक्षा के द्वार नहीं खुले थे। हमने बड़ी लंबी बहस की उसमें, और लंबी बहस में हमने तर्क दिए पूरी कैबिनेट को। मैंने कहा अगर आपने प्राइवेट सेगमेंट के द्वार न खोले तो इंटरमीडिएट का मतलब है एंट्रेंस ऑफ द लाइफ। एंट्रेंस ऑफ द लाइफ का मतलब है प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार में घुसने के बाद में अच्छी दिशा में भी जा सकता है, खाली खराब दिशा में भी जा सकता है। तो मैंने कि अच्छी दिशा पाने के लिए हमारे पास, गवर्नमेंट के पास मीन्स नहीं है, साधन नहीं है, तो अच्छा ये होगा कि हम प्राइवेट सेगमेंट के द्वार खोलते हैं। कम से कम इंटरमीडिएट करने के बाद में वो नौजवान लड़का लड़की खाली दिमाग का शैतान घर न बने, तो उससे उसे बचाया जा सकता है, चाकू छुरी न चलाए। तो ये डिसीजन हैज बीन टेकन बाय उस समय में गवर्नमेंट ने। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट। उस समय मायावती जी भी थी, राजनाथ जी भी थे, तो उन्होंने डिसीजन किया इसको, और मुक्त कंठ से प्राइवेट सेक्टर के द्वार खोले। आज वो और बढ़ गया। 5 साल मैच्योरिटी के बाद लड़का इतना मेजर हो जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है कि फिर उस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाता है। तो उसी दिशा में आज जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो जुनून सवार है लोगों पर, पब्लिक में, बिहाइंड द कर्टन कुछ के पीछे कोई कारण है। उसके जन्मदाता कोई और नहीं है, इसी के लिए वोट के सौदागर ही कोई और, मैं कह सकता हूं। कोई ईमान नहीं, यहां लड़ेंगे हम लोग, वहां जाकर फिर सपोर्ट कर देते हैं एक दूसरे को। आज आवश्यकता इस बात की है, अब कोई भी नेता वो गठबंधन ऐसा है, गठबंधन वैसा है। अरे तुम भी तो गठबंधन की पार्ट हो। जब गठबंधन के युग का शुभारंभ हो गया तो किसी भी गठबंधन को क्रिटिक तुम किस हिसाब से करोगे? या तो कहोगे यू शुड फॉरवर्ड, हम गठबंधन नहीं करेंगे, या करेंगे तुम गठबंधन करो दूसरा कोई न करे, ये कैसे संभव है? इसलिए हर चीज में ये जो आई है गिरावट जो आई है, और इसका शुभारंभ अगर कहीं से भी हुआ है तो हमारा क्षेत्र है पॉलिटिकल लॉ। चलिए, बातों का सिलसिला इस तरीके से जारी रखेंगे। थोड़ी देर के लिए अभी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद सवाल और जवाब इसी तरीके से जारी रहेंगे। तो मथुरा से आपका लगाव बहुत पहले से रहा है, आप क्योंकि राधा रानी की नगरी भी है। हाँ जी। तो अब आप कैसा महसूस करती है जब इतने एक्सपीरियंस हुआ है, तो क्या लगता है क्या क्या विकास जो आपने सोचा था वो हो पाया है? नहीं, पहले मैं आने का मकसद ही यही था कि यहाँ आती रही तो मुझे एक अच्छा लगाव था, बट यहाँ क्लीनलीनेस नहीं, कुछ चीज़ें ऐसा देखने को डिस्टर्ब होता था कि ये क्यों ऐसा क्यों है इधर, वहाँ अच्छा होना चाहिए।
बट वैसे मैं गांव तो गई नहीं, बट गांव में भी फिर जाने का भी अवसर अभी ऐसे सांसद मिला तो देखा कि रोड सब इतने ख़राब हैं, बहुत ही अजीब सा एक हालात में जी रहे हैं बेचारे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी से हम बात कर रहे हैं। कई बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। सर, एक सवाल जो खासतौर पर विरोधी आप पर लगाते रहते हैं आरोप कि आप एक पार्टी में अपने आप को स्टैंड नहीं रखते हैं, कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी, तो क्या माना जाए? इसे जनता के साथ छलावा माना जाए कि जब आप कहते हैं तो कुछ और है और कुछ दिन बाद जब आप विजय होते हैं तो उसके बाद कोई दूसरा रूप देखने को मिलता है? ये तो आपने मेरी हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है आपको, या आपने कोशिश नहीं की है उसको। हिंदुस्तान के मानचित्र पर मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो किसी बैसाखी से मैंने बैतरणी पार नहीं की, इस बार को छोड़ करके। मैं ढेर सारा साधुवाद दूं मान की जनता को, जो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, गोत्रवाद, भाषावाद, संकीर्णतावाद, सारी लक्ष्मण रेखाएं अगर पार करने वाला कोई विधानसभा क्षेत्र है तो उसका नाम माट है। माट में मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे चारों धाम बसते हैं। जितनी समता मेरी विराजमान है, जितनी मेरी ममता है, जितनी मेरे भाव है, जितनी मेरी भावना है, जितना मेरा दिल है, मैं उस क्षेत्र पर सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। और कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक सफर शुरू किया मैंने। कांग्रेस पार्टी के बाद तिवारी कांग्रेस कौन सी पार्टी थी, फिर लोकतांत्रिक कौन सी पार्टी थी, तीसरी बार लोकतांत्रिक कौन सी पार्टी थी, चौथी बार लोकतांत्रिक कौन सी पार्टी थी, फिर तृणमूल कांग्रेस कौन सी पार्टी थी। आप लोग कहने को कोई कुछ भी कह दे, आई एम ओनली दी पर्सन। मैंने अगर बैसाखी से मांगी, मैंने किसी दल की उस समय नहीं मांगी थी। मैंने केवल बैसाखी के लिए हाथ अगर फैलाया तो ब्रजवासियों की जनता जनार्दन के सामने फैला, किसी के सामने नहीं फैलाया। और जो जातिवाद के युग में सारी संकीर्णता की बेड़ियां और बंधन तोड़ने का काम हिंदुस्तान के अंदर कोई विधानसभा क्षेत्र लोग करते हैं, तो आई एम प्राउड माई पीपल। सारे लक्ष्मण रेखा तोड़ करके लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि जातिवाद और सब तोड़ के लोग जनता प्यार कर रहे हैं, और प्यार नहीं होता तो 8वीं बार का मौका नहीं मिलता। लेकिन विपक्षी जब आरोप लगाते हैं, आपके प्रतिद्वंदी जब आरोप लगाते हैं कि कहते हैं कि पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी परिवारवाद की राजनीति करते हैं। पत्नी को आपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, बेटे को सदस्य बनाया, बहुत कोशिश की कि अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो और अध्यक्ष बने, लेकिन कहाँ लगता है कहाँ कोई कमी हो गई, या फिर इसे राजनीति के किधर से देखते हैं? अब वो बात आपने कह दी, अच्छा नहीं। मैं ने लोगों को आशीर्वाद लेकर अपने बेटे को खड़ा कर दिया। बहन कुमारी मायावती जी ने भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझसे कहा भी तुमने गलती की है। उन्होंने कहा तुम्हें अगर लड़का लड़ाना था तो तुम मुझसे बताते, मैं सारी सीट तुम्हारे कहने से लड़ती। आज भी मैं कह रहा हूँ, तुम कल चुनाव करा लीजिए मथुरा जिले में, अगर बसपा के कहने से हमारी पूरी सीट हमारे कहने से लड़े और 30 से कम आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा मथुरा जिले में। ये घमंड की बात है, घमंड नहीं है, मेरे अंदर घमंड नहीं है, मुझे मथुरा जिले की जनता के ऊपर घमंड है। उन्होंने कभी मेरी पीठ को धोखा नहीं दिया है, न मेरी पीठ को छुड़ा जनता ने कोई धोखा। इतना घमंड में इस ब्रजवासियों पर करता हूँ, इतना घमंड करता हूँ, इसकी कल्पना कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं कर सकता है। तो ये हुआ। अब आप देखिए, कल भी आपने अखबार में छापा, टीवी नहीं छापा आपके ने, कि मोदी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कितना पानी पी पी के मोदी को गाली दिया एक दल ने, दिया ना। और यहां सपोर्ट बीजेपी को उसको कर रहे हैं, बीजेपी को अंदर। ये क्या है, ये माजरा क्या है, माजरा क्या है? तो जो लोग इतनी संकीर्णता में आ सकते हैं जातिवाद की में, कि उसूलों को, सिद्धांतों को, रीति को, नीति को, सबको छोड़ करके
जातिवाद की बैसाखी भी सवारी कर लेंगे, तो उसमें श्याम सुंदर शर्मा का क्या चलेगा? श्याम सुंदर शर्मा तिनका है। ताकत अगर मेरे अंदर है तो केवल मथुरा के ब्रजवासियों की ताकत है, लोगों की ताकत है। लेकिन लोगों की ताकत से पहले कहते कि ये लड़ाई ना ओवर चुनाव पर आई है। आपको चाणक्य का दर्जा भी राजनीति में मिला है, जनता ने दिया है। मंत्री के अलावा, विधायक के अलावा ये भी एक बहुत बड़ी उपाधि है। लेकिन देखने को मिला कि जिस तरीके से जिला पंचायत और सहकारी में आपकी जो अब सक्रियता रहती थी, तो इस बार वो कहीं चाणक्य अपने आप को कमज़ोर महसूस कर पा रहा था या किस तरीके से बैकफुट पे रहा? चाणक्य तो मैं न था, न हूं, न कभी बनने की तमन्ना मेरी है। चाणक्य विद्वान विभूति का नाम चाणक्य था। जो गुणाभाग कर ले उसका नाम चाणक्य होता है। न मैं कोई गुणाभाग कर सकता है। The system has been collapse in this sense कि चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, न चुनाव हुआ न इलेक्शन हुआ, केवल सिलेक्शन हुआ। और बड़ी गलत परंपरा डाली पिछली सरकार से, समाजवादी पार्टी ने भी डाली और इस बीजेपी ने उसकी पराकाष्ठा कर दी। एक भी चुनाव किसी सोसाइटी पे हुआ हो, वहां से आते हैं लिख करके और यहाँ आके बदल दिए जाते हैं नाम। ये कौन सा चुनाव है? हमने तो पिछली बार भी कहा था कि सारे अधिकारियों को मैंने मात्र बस तुम कोई लिख लो, छूट पट्टी तुम्हारी, मथुरा जिले में से कोई नाम लिख लो, तुम डेलीगेट बना लो, सूची तो हमको दे दो। और सूची से हम हार जाए तो हमसे कहना। और सूची भी नहीं थी, पता ही नहीं चला डेलीगेट कौन है, तो चुनाव क्या लड़ते? ईंट हम उसमें, जब हमें यही नहीं मालूम कौन डेलीगेट है तो चुनाव क्या लड़ते हम? चाणक्य में नहीं हूं, पर इतना मुझे विश्वास आज भी है। यू गिव मी डिटेल्स। चलिए, आप अभी सपा की बात कर रहे हैं कि सपा ने आरोप लगाने के वो उस समय पर पार्टी चालू है। अब आप उसी के साथ गठबंधन में हैं, तो जब वैचारिक मतभेद तो वो अभी भी जारी है, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा ये गठबंधन? वो तो देखिए, बॉस इज ऑलवेज राइट। इस वर्तमान परिस्थिति में जो सरकार ने 5 वर्ष पहले जो डिक्लेरेशन किया, उसकी किसी भी एक भी अग्नि परीक्षा कसौटी पर भारत सरकार खरी नहीं उतरी है। तो परिस्थिति बस, और गरीब मां की कोख से जन्म लेने वालों के इंटरेस्ट में, किसानों के, मजदूरों के, छात्रों के और खास तौर से बेरोजगारों के। ये किसने कल्पना की थी कि डीजल का भाव इतना बढ़ जाएगा? ये किसने कल्पना की थी कि पेट्रोल इतना बढ़ जाएगा? ये किसने कल्पना की थी कि 300 से 900 गैस सिलेंडर हो जाएगा? ये किसने कल्पना की थी कि सारी चीज़ों की महंगाई इतनी हो जाएगी? ये किसने कभी कि नोटबंदी में सत्यानाश हो जाएगा? ये किसने कल्पना की थी कि जीएसटी पे जाए सारा पूरा मटिया मैदान हो जाएगा? ये किसने की थी? पर उनका अपना सोच है। तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो गठबंधन की बात आई है, यह है गीता का ज्ञान और यही है गठबंधन का ज्ञान। तो जब गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, 2 बार आपने भी लोकसभा चुनाव का प्रयास किया, तो कहाँ कमी रह गई? क्या वो सपना अभी जिंदा है? नहीं, मैं नाउ आई एम 67 और 67 साल में मुझे मथुरा जिले की जनता ने बहुत कुछ दिया है। आज भी जो नेगेटिव एस्पेक्ट से पॉलिटिक्स देखते हैं, आज भी मेरे क्षेत्र में चले जाइए, कोई भी किसी बिरादरी का लोग, मैं आपसे सच कह रहा हूं, मुझसे लोग बहुत प्रेम करते हैं और हृदय से करते हैं और नाभि से प्रेम करते हैं। उस समय संकीर्णता का जहर जो बोया जाता है कूट कूट करके, उस समय सेंटिमेंट बदलते हैं, लेकिन सामान्यतः उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। संकट एक आया, एक संकट थोड़े, हम लोग इतने संकट आए जिसका कोई ठिकाना नहीं। चुनाव लड़ने से हमें रोका गया, पर भगवान का शुक्रगुजार है कि इनके ऊपर हम घमंड करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब जब गठबंधन की बात हो रही है, गठबंधन सपा और बीएसपी का देखने को मिल रहा है, तो क्या आने वाले समय में पंडित श्याम सुंदर शर्मा भी गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा में नजर आ सकते हैं? नहीं, बहुत स्पष्ट। ये पॉलिटिकल लोग वो करते हैं
कि पीछे से कुछ कहे मैं गठबंधन का प्रत्याशी नहीं हूं, न मैंने टिकट मांगी है। जो हुक्म उनका होगा हमारी नेता का, उसे 100% पालन करना चाहिए, 100%। नहीं था तो हमने डंका की चोट पे किया, वो आज होगा तो डंका की चोट पे ही करेंगे। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि जब जहां आपके भाषण होते हैं या बातें होती हैं तो माट विधानसभा का नाम आता है और आप उसी को एक उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन जब 8 बार विधायक होने के बावजूद भी क्यों माट विधानसभा एक रोल मॉडल के तौर पर निकल कर नहीं आई? क्यों आपने ऐसा कहीं प्रोजेक्ट नहीं लाया कि आप कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई खास विधानसभा है तो वो माट है? तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या कभी ये जो 8 बार का आपका कार्यकाल है वो अभी भी थोड़ा कम पड़ गया कि अभी और मौका मिलना चाहिए? नहीं, आपने देखा है माट क्षेत्र? देखा है? आपने देखा है? गया हूँ मैं एक बार। नहीं गए, जाइए, पुराना मैप निकालिए उसका, 8 बार से पहले का। सड़कें नहीं थी, प्राइमरी स्कूल नहीं थे, जूनियर नहीं थे, स्टेडियम नहीं थे, डिग्री कॉलेज नहीं थे, बिजली नहीं थी, बिजली घर नहीं थे, पीने का पानी नहीं था। 100% परजीवता समाप्त कराने का काम अगर किसी ने किया है, भगवान की कृपा से 100% मुकाबला करे ना कोई। माट क्षेत्र में जितने प्राइमरी हैं, उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा मुकाबला करे। जूनियर जितने हैं कोई मुकाबला करे, कन्या स्कूल हैं कोई मुकाबला करे, इंटर कॉलेजों में मुकाबला करे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एक होता है केवल माट में। यूथ हॉस्टल जो किसी जिले हेडक्वार्टर पे भी होते हैं वो माट में। बड़े बड़े बिजली घर 450-700 का बिजली घर कहाँ है? माट में क्यों? 220 kVA के घर बिजली क्यों है? वहाँ सब बढ़िया बढ़िया स्टेडियम्स माट में क्यों? यमुना के पुल माटी में क्यों है? हर गांव की कनेक्टिविटी बढ़िया सड़कों से माटी में क्यों? हाथ कंगन को आरसी क्या? सरकार दूसरी है। आप पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे, काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा और काफ़ी मथुरा के लिए और जगह के लिए बड़ी सौगातें मिली, कई कॉलेज मिले, विद्यालय मिले। अभी हाल ही में देखने को मिला कि मथुरा से शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया, तो क्या मानते हैं सरकार की एक बहुत बड़ी चूक थी? कहीं जिस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, तो किस तरीके से शिक्षक भर्ती घोटाला किसी ने खोला? बीजेपी ने, अधिकारियों ने, अखबारों ने नहीं। आई एम द चेयरमैन ऑफ आश्वासन समिति। मैंने उस कमेटी बनाई और मैंने उस जाल को तोड़ा, मैंने उस रिकॉर्ड को तोड़ा, मैंने कमेटी बना करके भेजी। जब निकला तो बड़ा बवाल निकला उसमें, हम ही ने किया उसको। पहले भी हमने किया था, 12 करोड़ रुपया खा गया था वो पहले बीए से। हम उस समय एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन थे, उसके हलक में से निकलवाया हमने पैसा। किसी ने कंप्लेंट किया? लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने प्रेशर दिया उसको, आज भी प्रेशर दे रहे हैं इनको। मुझे याद तक याद है, यहाँ बैठे पंडित जी ये भी आए थे पहले बीए से 12 करोड़ चोर के समर्थन में। मैं नहीं माना। मैंने हमेशा, आज तो बड़ा कि साहब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का मतलब है पैसे के देन लेन। मेरा बाप कहते थे भ्रष्टाचार का मतलब पैसे का देन लेन नहीं है। हर वो भ्रष्ट आचरण जिसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड भ्रष्टाचार, दैट कम्स इन भ्रष्टाचार की परिधि। झूठ बोलना भी भ्रष्टाचार है, प्याज खाना भी भ्रष्टाचार है, लहसुन खाना भी भ्रष्टाचार है, मीट खाना भी भ्रष्टाचार है, शराब पीना भी भ्रष्टाचार है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ न करे वो भ्रष्टाचार है। हम उस बाप के संतान हैं। तो पूरा ओपन टू ऑल कह सकते हैं, कोई हमको बताए। एक मंजन करने का हमारा भ्रष्टाचार है, उसे ओपन कर लेते हैं, दो वाक्य नहीं करते उसको। हम फिर याद कर लें कि हमारी कर्मभूमि जन्मभूमि है, वो सत अभिनंदन करते हैं। एक बार नहीं, लाख बार करते हैं। और भगवान से कभी ये नहीं मांगते कि तू हमको मंत्री बना दे, केवल ये मांगते हैं कि इस भूमि के सामने मेरी आंखें किसी के सामने न झुक जाए। और प्रयत्नशील था श्याम सुंदर शर्मा, और आज भी है और कल भी रहेगा। और कभी भी एक क्षण भी मैंने कभी को निराश नहीं किया है। और आज भी कहता हूँ, ब्रजवासियों पर मुझे बहुत
तो गठबंधन का असर कितना देखने को मिलेगा? ये गठबंधन का असर तो बीजेपी वालों से पूछना चाहिए। तो क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी का एक खौफ विपक्षी पार्टियों में देखने को मिला है, जिसके कारण उन लोगों को गठबंधन करना पड़ा? खौफ, फिर वही बात है, अभी मैंने आपसे रिपीट किया था, वो 35 दलों को मिला करके लड़े। ये मोदी को रोकने का एक जरिया है या फिर अपना अस्तित्व बचाने का? मतलब जनता बड़ा अपने आप समझ नहीं पा रही है कि ये सभी पार्टियां अपने अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए? जनता पूरी समझ रही है, जनता त्राय त्राय कर रही है, छाती पीट पीट करके चिल्लाई है कि मोदी जी, हम पर ये डीजल का बोझ नहीं उठ रहा है, हम पर ये गैस का जो इतनी कीमत बढ़ा दी, ये बोझ नहीं उठाया जा रहा है। हरी गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाला पुकार पुकार के कह रहा है हम बर्बादी की तरफ चल रहे हैं। नौजवान को 2 करोड़ का वायदा, ऐसे जुमला, 10 करोड़ नौकरियों का वायदा था, मिल गया, मजाक उड़ा है नौजवानों का। अभी SC/ST में जो बदलाव हुआ उसे आप किस तरीके से देखते हैं? जो न्यायालय के बाद जब आदेश आया, फिर ST ये वोट की सौदागरी है। हमारे लीडर ने कहा कि ये SC/ST एक्ट गलत है, मेरा वाला सही था। सामान्य वर्ग के लोगों की गवाही, पहले जांच और सही है तो कार्रवाई। इन्होंने उसमें कर दिया वोट मिले। कैसे वोट पाए कि मात्र वर्ग दर्ज हो जाओ जेल। जो अभी 10% जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, वो किस तरीके से बसपा और पार्टी देख? हम आपसे बसपा ने क्लियर कर दिया, हमारा समर्थन आज से उठा रही, बसपा बहुत दिन पहले से उठा रही। कंसेप्ट क्लियर है, टारगेट क्लियर है, सपोर्ट, और इसी ने कहते हैं सभी ने सपोर्ट किया है। और आपसे हम प्रश्न करेंगे, आखिरी दिन, आखिरी घंटे में लाने का मकसद क्या है? 1.5 महीने में कौन सी नौकरी दे देंगे? 1.5 महीने में क्या भला कर देंगे लोगों को? इसमें किसी का विरोध नहीं है। फिर आप सिस्टम में अमेंडमेंट करिए, दीजिए सबको, कौन मना कर रहा है? गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले से सामान्य वर्ग के अगर इंटाइटल है तो मिले, ही मस्ट गेट इट। पर तरीका कौन सा है? विधानसभा की, लोकसभा खत्म हो रही है, राज्यसभा खत्म हो रही है, और लास्ट में पर्चा और पेज पास कर दो। ये है क्या मजा? ये 5 चुनाव, पांचों में सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए गठबंधन हो रहा है, इसलिए जनता खिलाफ हो चुकी है, इसलिए जनता कहीं साथ नहीं है, इसलिए। तो इससे इतनी बेवकूफ जनता नहीं है जितना बीजेपी के लोग समझ रहे हैं। अब विकास की बात करें हम, खासतौर पर मथुरा की, तो मथुरा में विकास को किस तरीके से आप देखते हैं? जब नीचे से ऊपर तक सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बनकर बैठे हैं, यहाँ से मेयर से लेकर मंत्री तक, सांसद, तो विकास को किस तरीके से आप देख रहे हैं? अच्छे दिन मथुरा में लगे? हमारा ज्ञानवर्धन किसी ने नहीं किया। इतनी स्कीम लॉन्च की, प्रोजेक्ट की, सबसे पहले बीजेपी ने ही डिक्लेयर, हमने ही मांग की थी कि मथुरा शुड पार्ट ऑफ NCR। 4.5 वर्ष पहले ये कहा था कि मथुरा NCR का पार्ट बने। MI मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेमा जी, शी हैज डिक्लेयर्ड ओपनली कि मथुरा विल बी द पार्ट ऑफ NCR। मिल गया। कितनी स्कीम चलाई, मथुरा का कहीं कोई नाम और निशान नहीं है। कहीं अगर कि साहब कौन से टाउन बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, फलाना बना रहे हैं, फलाना डेवलपमेंट कर रहे हैं, और एक को छाती पीट पीट करके कहते हैं कि हमने तीर्थ विकास ट्रस्ट बना दिया। कब बनाए तीर्थ विकास ट्रस्ट? अरे कुछ तो रहम करो यार जनता के ऊपर। हम लोग तीर्थ प्रकाश ट्रस्ट जो बना था, ये समाजवादी पार्टी सरकार बना था, और यही नागेंद्र बनवाए थे जो CEO है, यही उसका CEO था। वो चेयरमैन इसकी जगह, मिश्रा जी की जगह वो पालीवाल थे वाइस चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी उसका चेयरमैन था, उसी समय बना।
मथुरा को बीजेपी कह रही है हम गंगा का पानी दे दिए। ये कब लॉन्च हुई, कब इसका टेंडर हुआ, कब काम शुरू हुआ? बहुजन समाज पार्टी की सैंक्शन हुई, लॉन्च हुई, काम स्टार्ट हुआ समाजवादी पार्टी के सामने। क्या एक साल में बन जाती है स्टेट गवर्नमेंट की योजना? एक ही साल में बन जाती, बनकर तैयार हो, आज मिला। हम सौभाग्यशाली हैं उन सभी सरकारों ने जिन्होंने इस मुक्त कंठ से इस यज्ञ में आहुति दी। एक वार्ता को अंतिम दौर में ले जा रहे हैं। एक सामान्य सा सवाल शायद हर किसी के जहन में आता होगा, मेरे भी आ रहा है। पंडित श्याम सुंदर शर्मा राजनीति अगर कहते हैं कि आप चाणक्य नहीं हैं तो किसी चाणक्य से कम भी नहीं है। इतनी लंबा सफ़र, इतना लंबा सफ़र और बहुत खट्टे मीठे बड़े अनुभव। आने वाले समय में पंडित श्याम सुंदर शर्मा अपनी राजनीतिक विरासत किसको दे के जाएंगे, किसको देंगे? राजनीति से रिटायरमेंट लेने के बाद किसे पंडित श्याम सुंदर शर्मा के तौर पर देखा जाएगा? किसे आप मानते हैं? कोई देता नहीं है, ये कोई ऐसी चीज है जो ट्रांसफर की जा सके, जिसमें क्षमता होगी, जिसमें कुव्वत होगी, जिसमें शक्ति होगी, जिसमें वाणी बल होगा, जिसमें विचारों का बल होगा, जो लोगों की दिलों को जीतने की कोशिश कर सकता है, वो सब उसी को प्राप्त होगी। देखने को मिलता है कि कोई अपने बेटे को, भाई को, परिवार को बढ़ाता है, तो क्या वही परिपाटी आगे देखने को मिलेगी? बढ़ाने से कोई नहीं बढ़ता है, हमने पॉलिटिकल में बहुत देखे हैं, लेकिन जो आदमी इन अग्नि परीक्षा कसौटियों पर खरा उतर जाएगा वो अपने आप ही हो जाएगा। मिलने देने से नहीं मिलती है, लेने से मिलती है। कोई ले तो सही। तो आपकी नज़र में कौन लग रहा है जो लेने वाली लाइन में सबसे आगे है? मैंने किया जा सकता है, एक दौड़ है, जो ज़्यादा दौड़ जाए। और एक आखिरी सवाल ही, अभी इलेक्शन में अगर मौका मिला, अभी लोकसभा इलेक्शन में अगर ऊपर से मौका मिला पार्टी की तरफ से, तो क्या पंडित जी तैयार हैं? पंडित बिल्कुल तैयार नहीं, पंडित जी तैयार नहीं है। नेता का हर वो निर्णय कबूल करेगा और जो गठबंधन है उसका प्रत्याशी को जिताएगा। और पूरे ब्रजवासियों से कहूँगा कि ये ब्रजभूमि अगर लोग आशीर्वाद दें, बने कोई भी, लेकिन चारागाह मत बने इस ब्रजभूमि को। आज सारे दलों ने इसको ब्रजभूमि को चारागाह मान लिया है, तो चारागाह नहीं बननी चाहिए। ऐसी मेरी कल्पना भी है, ऐसी प्रार्थना भी है, सारे ब्रजवासियों से भी है, सारे दलों से भी है। हमको हमारा अधिकार दो, बिल्कुल मत दो। श्याम सुंदर शर्मा नहीं चाहता है, लेकिन इस 16 लाख वोटरों में से, 18 लाख वोटरों में से कोई तो योग्य होगा यार। तो चारागाह से मुक्ति का यज्ञ का शंखनाद श्याम सुंदर शर्मा जरूर बनेगा। चलिए, ये थे अभी तक हमारे साथ पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा, जो लगातार 8 बार विधायक रहे हैं और लगातार राजनीति में सफर जारी है। फिर होगी नई एक अगली शख्सियत से मुलाकात और शख्सियतों का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा। तब तक लिए नमस्कार। तो मथुरा से आपका लगाव बहुत पहले से रहा है, आप क्योंकि राधा रानी की नगरी भी है। हाँ जी। तो अब आप कैसा महसूस करती है जब इतने एक्सपीरियंस हुआ है, तो क्या लगता है क्या क्या विकास जो आपने सोचा था वो हो पाया है? नहीं, पहले मैं आने का मकसद ही यही था कि यहाँ आती रही तो मुझे एक अच्छा लगाव था। बट यहाँ क्लीनलीनेस नहीं, कुछ चीज़ें ऐसा देखने को डिस्टर्ब होता था कि ये क्यों ऐसा, क्यों है इधर, वहाँ अच्छा होना चाहिए। बट वैसे मैं गांव तो गई नहीं, बट गांव में भी फिर जाने का भी अवसर अभी ऐसे सांसद मिला तो देखा कि रोड सब इतने ख़राब हैं, बहुत ही अजीब सा एक हालात में जी रहे हैं बेचारे।